नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दस्तक में रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले हम बात करेंगे गर्व और शर्म की एक कहानी की। आज की पहली कहानी के हमारे दो हिस्से हैं। एक हिस्से में गर्व है, दूसरे हिस्से में शर्म है। पहला हिस्सा हमारे देश की नारियों की मेहनत, स्वाभिमान और संघर्ष के बावजूद विश्व विजय का है, तो दूसरा हिस्सा नारियों के प्रति खैर, जिम्मेदारी, संवेदनहीनता और बड़े पदों पर होने के बावजूद छोटी सी सोच का है। भारत के लिए ओलंपिक 2021 में अब तक मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। आज बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया और आज ही बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तीसरे मेडल की आस को बहुत मजबूत कर दिया। ये तीनों खिलाड़ी हमारी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के प्रति सोच राजनीति की यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री 2 बच्चियों से रेप के अपराध पर शर्मनाक नसीहत देते हुए कहते हैं कि नाबालिग बच्चियों की जिम्मेदारी घर वाले भी उठाया करें। इक्कीसवीं सदी में भी हिंदुस्तान की सामाजिक राजनीतिक बहस इसी फिल्मी डायलॉग के इर्द गिर्द सिमटी है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तभी तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के बीच से 119 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए जब जाता है, जिनमें पहली बार सबसे ज्यादा 55 महिला खिलाड़ी होती हैं, और तब देश के लिए ओलंपिक में इस बार पहला पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीतती हैं। बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन दूसरे पदक को पक्का कर देती हैं और बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पीवी सिंधु ओलंपिक में इस बार भारत के तीसरे पदक के सपने को मजबूत कर देती हैं। देश के लिए गर्व कराने वाली 3 बेटियों की कामयाबी का जश्न वतन में मनना शुरू हो जाता है। मीराबाई चानू जब देश के लिए खुशियों की चांदी जीतकर घर लौटती हैं, तो हजारों लोग स्वागत करने सड़क पर आते हैं और इन तस्वीरों को देखकर भरोसा जागता है कि बेटियां देश की कितनी ताकतवर हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना किसी से तुलना किए अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिनकी सादगी भी सुर्खियां बटोरती है। और इस सादगी के बीच में ये जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा था कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ी मैरी डिसूजा को पैसों की कमी के कारण जाने से रोक दिया गया था। और पिछले 2 दशक में ओलंपिक में अगर भारत ने 15 मेडल जीते, तो 7 मेडल देश की बेटियों ने दिलाया। वक्त इतना बदला कि 2016 के ओलंपिक में भारत के दोनों मेडल महिला खिलाड़ी ही देश के लिए लेकर आईं। उन्हीं में से एक हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछली बार रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इस बार भी मेडल की उम्मीद बंधी है। सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु में मेडल की आस प्रधानमंत्री तक को है। वो खुद कह चुके हैं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन चिंता की बात यह कि हमारे देश में नारियां मेडल भी ला कर दे दें, तो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान की सियासतदानों की सोच नहीं बदली जा सकती। जरूरी है कि अब आप इन 2 चेहरों को पहचानें। एक हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे हैं गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े। ये दोनों जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता हैं। इनका मानना है कि किसी बच्ची से अपराध हो तो जिम्मेदारी परिवार की है कि बेटी रात में घर से बाहर क्यों गई थी। मुझे लगता है, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। गोवा के बीच पर 2 बेटियों के साथ हुए रेप के अपराध पर मुख्यमंत्री के बाद कला और संस्कृति मंत्रालय संभालने वाले गोविंद गौड़े की भी सोच को अब सुनिए। Chief Minister has said the minor children. It is also the responsibility of the parent, because I am also a parent. It is also responsibility of parents to take care of their children late in the night where they are going.
जहां मीराबाई जैसी बेटी ही देश के लिए खुशियों की जिम्मेदारी उठाते हुए चांदी दिलाती हो, जहां लवलीना जैसी बेटी मेडल सुनिश्चित करने का पंच लगाती हो, जहां पीवी सिंधु जैसी बेटी विश्व रैंकिंग में अपने से 2 पायदान ऊपर की खिलाड़ी को हराकर मेडल की उम्मीद लगातार दूसरे ओलंपिक में जिंदा रखती हो, वहां बेटियां ही देश के लिए और मेडल जीत सकती हैं अगर सोच सुधर जाए उस सियासत की जो मेडल जीतती नारी के लिए ताली तो बजाती है, लेकिन नारी के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ लेती है। आज तक ब्यूरो। विवाद बढ़ा तो गोवा के मुख्यमंत्री ने आज सफाई दी, कहा मैंने तो चिंता और बच्चों के लिए प्यार के कारण से सरकार और परिवार की साझा जिम्मेदारी की बात कही थी, लेकिन क्या वाकई जिम्मेदारी पूरी निभाई जाती है? आपने गौर किया होगा, बेटियां जीतें या महिलाएं मंत्री बने, हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के तौर पर उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन क्या यह काफी है? हमने कुछ रिसर्च आपके लिए की। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की 135 योजनाएं चलती हैं, जबकि राज्य सरकारों की कुल 451 स्कीम्स इस समय चल रही हैं। लेकिन ऑक्सफोम की रिसर्च के अनुसार लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए सालाना सिर्फ 30 रुपए, जी हां सिर्फ 30 रुपए प्रति महिला खर्च किया जा रहा है हमारे देश में। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लैंगिक समानता दिखाने वाली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 156 देशों की लिस्ट में नीचे से 17वें स्थान पर जा चुका है। जबकि महिलाओं के राजनीतिक मूल से सशक्त होने की हम बात करें तो भारत की रैंक इस साल 51 हो चुकी है, जो पिछले साल 18 थी। तो ऐसे में दस्तक देते हुए इस बात को कहना और समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी बेटियां तो हमें मेडल ला देंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा क्या? सुरक्षा देने के नाम पर राजनीतिज्ञों की सोच हमें बदलनी बेहद बेहद जरूरी है। यह सोच की बात है। महिला सुरक्षा की समस्या पर हमेशा राजनीति होती है, समाधान नहीं, क्योंकि अपने फायदे के हिसाब से राजनीति चुनती है। जैसे जाति के आधार पर जनगणना का मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार दोनों की भाषा बिल्कुल एक है। जाति के आधार पर जनगणना जिस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्टैंड एक है, तो क्या स्टैंड तभी विरोधियों के साथ भी एक हो जाता है जब राजनीति में अपने अपने भविष्य की इन नेताओं को चिंता होने लगती है। जो यूपीए कहती है वही एनडीए भी जब कहती दिखे, और जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी चाहते हो, तो कुछ तो बात जातीय जनगणना के मुद्दे में होगी ही, जो सियासत जाति के नाम पर जनसंख्या पता करने के लिए दस्तक देती है। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? जनता दल यूनाइटेड जातिगत आधार पर जनगणना का पक्षधर है। कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। जनता के सुझावों के आधार पर कोई भी इस तरीके के कानून को लाया जाना चाहिए। अब इन तस्वीरों को देखिए, पिछले कुछ महीनों में संभव है पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं और तनाव नहीं बल्कि मुस्कान माहौल में है। वजह है जातीय जनगणना की मांग, जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी। पता चले कि भारत की आबादी में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। इसी मांग के साथ पप्पू यादव की पार्टी पटना में प्रदर्शन करती है और जीतन राम मांझी ट्वीट करते हैं कि जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा गया है? ये होना चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि 2 बार बिहार विधानसभा, गौर कीजिएगा, 2 बार बिहार विधानसभा ने
सर्वसम्मति से सब दल के, बीजेपी भी इसको पास किया था। दरअसल देश में 1931 तक जाति के आधार पर एक एक नागरिक की गिनती होती रही। 1941 में जाति पूछकर जनसंख्या गिनी गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हुआ। यानी 90 साल पुराने डेटा पर ही देश में जाति के आधार पर आबादी का गणित चला आ रहा है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर एक इसलिए होना पड़ता है क्योंकि दावा था 2011 में जाति के आधार पर गिनती नागरिकों की हुई, लेकिन यूपीए के राज में आगे वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए और संसद में अब केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी, जबकि बीजेपी 2011 तक खुद इसकी मांग सदन के भीतर करती थी। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहते हैं उनकी दलील ये है कि सही आंकड़ा जब जातियों का पता होगा तो उसी हिसाब से उनके विकास के लिए सरकारी योजनाओं में कदम उठाए जा सकेंगे। जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। लेकिन आबादी को जाति के चश्मे से गिनने का विरोध करने वालों का तर्क ये रहा है कि जाति की जनगणना जो चाहते हैं वो दरअसल मतगणना कनेक्शन साधना चाहते हैं, खासकर क्षेत्रीय दल जो किसी न किसी जाति विशेष की राजनीति देश में करते हैं। जाति की जनसंख्या जानना उनकी सियासी मजबूरी बताई जाती है। संबंध चुनावी लाभ से जुड़ा है। जाति आधारित जनगणना से उस जाति की स्थिति पता चल जाएगी जिस जाति की वो नेता राजनीति करते हैं। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होगा, जैसे बीजेपी में भी एक वर्ग यही चाहता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। एक्चुअल जनगणना होनी चाहिए ताकि कौन किस समाज के लोग हैं पता चलना चाहिए। कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते किस तरह आगे चलना है, आगे बढ़ना है। ज़रूर आज मेरा भी कहना है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, हर प्रदेश में भी सरकार है, वो भी एक कमीशन बिठाकर अपने आंकड़े भी निकाले। कमीशन के द्वारा हर प्रदेश में कितने जातियां हैं। तो फिर भी न यूपीए सरकार और न ही एनडीए सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते। क्या इसका कारण यह है कि जिस तरह पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 के दशक में लागू करने की बात होने पर ही अशांति समाज के भीतर फैली, वैसी ही अशांति दोबारा जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बाद अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगने को हो सकती है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जात के आधार पर अपना अपना सीना फाड़कर प्रेम दिखाने वाले हमारे राजनेताओं से एक परिवार की गुहार है, बचा लीजिए आयांश को। 10 महीने का एक मासूम बच्चा जिसे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज है एक इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। एक बच्चा जो अब तक हंसता आया, उस बच्चे की मुस्कान भी अब धीरे धीरे सिमट रही है। एक बच्चा जो जन्म के बाद खिलखिलाता आया, खिलौने से खेलने की उम्र में वो बीमारी इस बच्चे को हो गई जिसका नाम भी आपने शायद कभी ना सुना। वो बीमारी जो हजारों लाखों बच्चों में एक को हो जाती है। एक मासूम जिसकी बलैया लेने को हर पल आपका दिल कहेगा। भारत देश के भविष्य के उस एक सिपाही की जिंदगी को बचाने की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हर मां लगाती है अपने कलेजे के टुकड़े के माथे पर काला टीका ताकि नजर न लगे। हर परिवार अपने जिगर के टुकड़े के पैरों में यूं बांध देता है काला धागा ताकि सांसों की डोर किसी की काली नजर के मंझे से न टूट जाए।
लेकिन आयांश, जी हां आयांश, शायद खुशियों की आय का अंश मानकर जिसका नाम पटना के एक पिता आलोक और मां नेहा ने रखा, डॉक्टरों ने कहा है उसी मासूम आयांश की जिंदगी में कुछ ही अंश बचा है अगर वो इंजेक्शन नहीं मिला। पटना में एक 10 महीने का बच्चा है जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज केवल एक इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन की कीमत सुन के अच्छों के होश उड़ जाएंगे। एक इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए, और ये इंजेक्शन ही उस बच्चे को जो बचा सकता है। एक बेटी के जन्म के बाद दूसरी संतान हुई। 2 महीने तक वो हंसता खेलता रहा। धीरे धीरे आयांश के शरीर में गति कम होने लगी। माँ बाप पटना से लेकर बेंगलुरु तक देश के सबसे बड़े न्यूरोसाइंस के अस्पतालों के पास दौड़े। देखिए इसे एक तस्वीर को, नन्ही सी जान के शरीर पर जुड़े तारों का जाल बताता है जिंदगी कितनी मुश्किल में है, जिसकी टी शर्ट पर लिखा है हम सब एक हैं। उसी एकता वाले देश में पूरा परिवार आयांश का बिखरने लगा है उस इंजेक्शन की कीमत के इंतजाम में, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। 5 डॉक्टर का पैनल ने देखा, 5 डॉक्टर देखे बच्चे को, सब लोग देख करके डिसाइड हम लोग को करके एक लेटर हम लोग को दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए, इस दवा का व्यवस्था खुद करके आइए, और दाम है उसका 16 करोड़। हम लोग पत्र लेकर घूम रहे हैं कि 16 करोड़ कहीं से आ जाए। आयांश SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें जो मसल्स होते हैं यानी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो 18 महीने से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। और ऐसे में 10 महीने के आयांश को ज़रूरत है उस दुर्लभ इंजेक्शन की जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इंजेक्शन नहीं मिला तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे के पास 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 14 महीने बचे हैं। अपने बच्चे की खुशी के लिए कोई भी माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन आयांश के माता पिता, उसके घर वाले अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी कमाई, अपने सपने, अपनी पूरी दुनिया भी कहीं गिरवी रख दे तो चाहे ये परिवार हो या देश का कोई और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, कभी भी 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिवार अब सरकारों से हाथ जोड़कर गुहार लगाता है। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बच्चा जो है ये आपके ही राज्य का है और इसकी जिम्मेवारी सर आपको ही दी गई है, तो इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए सर। और ठीक है, मैं आपसे पूरे 16 करोड़ की डिमांड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है सर उतना तो आप हमारी मदद करें। फिर हमारे जो CM हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सर ये हमारे राज्य का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, उनसे प्लीज़ सर प्लीज़ हमारी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी, आप तो हमारे भारत के मतलब सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं सर, तो प्लीज़ आप हमारी मदद करें। आयांश को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जान बचाने वाले इंजेक्शन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, उस मंजिल तक पहुंचना भी बहुत दूर है और आयांश की जिंदगी से घटते दिनों की रफ्तार उससे तेज। तो क्या राहत की वो दस्तक इस बच्चे तक पहुंचेगी जो इसके शरीर को शिथिल ना होने दे, लौटा दे वो मुस्कान जिसका ये हकदार है, सिर्फ एक मासूम बच्चा होने के नाते नहीं बल्कि इस देश का नागरिक होने के अधिकार से। रोहित सिंह, पटना, आज तक। पहाड़ टूटा और एक हाईवे हो गया ध्वस्त। आज की ये सबसे हैरान करने वाली खबर है। दस्तक में देखिए आगे, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं दस्तक, स्वागत है एक बार फिर से आपका दस्तक में। हिमाचल प्रदेश में आज भूस्खलन की एक और भयानक तस्वीर हमें देखने को मिली है। सिरमौर जिलों में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे तबाह हो गया, सैकड़ों गाड़ियां यहां पर फंस गईं। कैसे? देश में हर कोई घूमने के लिए पहाड़ों पर जाता है, आप भी जाते हैं, आपने भी कभी ना कभी पहाड़ों पर सफर जरूर किया होगा, घूमने जरूर गए होंगे।
तो प्राकृतिक सौंदर्य और सुकून के लिए खतरनाक रास्तों को आपने पार भी किया होगा, लेकिन जो सड़क आपको शहर के हंगामे से वादियों तक ले जाती है, सुकून में ले जाती है, वो भूस्खलन के कारण कभी भी दरक सकती है। सिरमौर में यह सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। पहाड़ी के बीच बने हाईवे की बुनियाद की मिट्टी धंसना शुरू हुई और देखते ही देखते हाईवे साफ हो गया। हाईवे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जो हाईवे ध्वस्त हुआ है वो नेशनल हाईवे 707 है। नेशनल हाईवे 707 चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ता है। ये जिस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं, तो चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, जिसका 50 से 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हिमाचल में मानो कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश को आज तक की तारीख का सबसे भयानक भूस्खलन देखने को मजबूर होना पड़ा। बारिश में पहाड़ दरकते हैं, स्लाइड होता है, लेकिन ऐसी तबाही शायद ही देश ने पहले देखी हो। हालांकि कुदरत की इस विनाश लीला में कुछ अच्छा भी हुआ है, जिसका सच हम आपको इस रिपोर्ट के आखिर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इतने बड़े पहाड़ को बिखरने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। आधे मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश में आई इस बर्बादी की पहली तस्वीर आपको एक पहाड़ी दिखेगी, जिस पर आप एक सड़क को देख सकते हैं, जो नेशनल हाईवे 707 है। इस सड़क के पास एक लाल रंग की बस भी खड़ी है, जिसके मुसाफिर इस भूस्खलन के चश्मदीद गवाह हैं। अगले ही सेकंड में पहाड़ दरकना शुरू होता है, मिट्टी नीचे गिरने लगती है और पूरा पहाड़ नीचे खिसक आता है। लेकिन वीडियो के 9वें सेकंड में सबसे डरावनी बात पता चलती है। कैमरा मुड़ता है और पता चलता है कि पूरा पहाड़ दरक चुका है, जिसमें नेशनल हाईवे 707 का हिस्सा भी शामिल है। ये देखिए, पहली तस्वीर में लगता है कि पहाड़ से मिट्टी गिर रही है। ऊपर बस खड़ी है, लगता है कि पहाड़ का एक हिस्सा ही गिरेगा, लेकिन 9वें सेकंड में पूरा पहाड़ नीचे गिरता हुआ दिखता है। जो भी देखता है वो दंग रह जाता है। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और उससे गुजरने वाला हाईवे मिट्टी में दब चुका होता है। एक दफा तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने चाकू से पहाड़ के एक हिस्से को काट दिया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी जिला है, जिसका अधिकांश इलाका पहाड़ी है। यहाँ 90% लोग गांव में रहते हैं। जो नेशनल हाईवे 707 इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है, वो पावटा साहब से रोहड़ू जाता है, लेकिन लैंडस्लाइड में इस हाईवे का 50 से 100 मीटर तक का हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। सिरमौर में नुकसान कितना बड़ा हुआ है, अब उसे इस हादसे की दूसरी तस्वीर से समझिए, जो पहली तस्वीर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा करीब से ली गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 50 से 100 मीटर तक की सड़क पहाड़ से गिरे मलबे में दब चुकी है, लेकिन फिर भी मिट्टी गिरने का सिलसिला जारी है। इस तस्वीर के जरिए आप नेशनल हाईवे के दोनों छोर को देख सकते हैं, जिसका बीच का हिस्सा भूस्खलन में दब चुका है। ये देखिए, हाईवे का ये हिस्सा नीचे खिसक चुका है, इसीलिए इस हाईवे को बहाल करने में लंबा वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन शामिल है। इसके अलावा 2 अगस्त तक राज्य में बारिश का येलो अलर्ट और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। सिरमौर का यह हादसा भले ही जितना भयानक हो, लेकिन फिर भी कई तकदीर वाले इस विपदा से सुरक्षित बचने के लिए। यही वो भाग्यशाली मुसाफिर है जो इस पहाड़ी के ऊपर हाईवे पर खड़े होकर इस हादसे का वीडियो बना रहे थे। पूरा पहाड़ दरक गया, लेकिन जहां पर ये लोग खड़े थे वो हिस्सा ज्यों का त्यों बरकरार रहा। हालांकि जब पहाड़ दरका तो वीडियो बनाने वाले लोग उल्टे पैर भागने लगे और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। लेकिन कुदरत की विनाश लीला के गवाह बने ये लोग भूस्खलन की चपेट में आने के अलावा करंट से भी बच निकले। दरअसल पहाड़ के टूटकर गिरने से हाईवे से गुजरने वाली बिजली की लाइनें भी इसकी चपेट में आ गईं, जिससे आसपास के क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। वहां मौजूद लोग भी करंट की चपेट में आने से बच निकले। हिमाचल प्रदेश को इस मानसून के मौसम प्राकृतिक आपदाओं से 500 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। राज्य में मानसून 45 दिन पहले दस्तक दे चुका है। कई इलाकों में तबाही के बावजूद पिछले सीजन के मुकाबले 4% कम बारिश हुई है। वहीं 200 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले सड़क हादसे शामिल हैं। सिरमौर में यह हादसा सुबह 8 बजे हुआ। पहाड़ दरकने के वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, लेकिन पहाड़ से पत्थर गिरता देख लोगों ने खतरा भांप लिया और समय रहते वो दूर हट गए, वरना हिमाचल प्रदेश में एक और बड़ा हादसा हो जाता। सत्येंद्र चौहान, सिरमौर, आज तक।
वाकई में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की यह घटना बेहद डराने वाली है। आज के बाद जब भी कोई पहाड़ों को काटकर बने हाईवे से गुजरेगा आप या हम, तो हमें और आपको इस तस्वीर की याद, इस वीडियो की याद अवश्य आएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदा जिसे हम देखकर अक्सर भूल जाते हैं, वो देश को, हम सबको, आपको और हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बाढ़ से हमारे देश भारत को 547 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत को साल 1998 से 2017 के बीच 547 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बाढ़ की वजह से उठाना पड़ा। नुकसान के हिसाब से साल 2018 सबसे खराब साल रहा था। याद कीजिए, ये वही साल है जब केरल में बाढ़ आई थी। अंदाजा लगाइए आप, 547 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 547 लाख करोड़ रुपए, तो हमारे देश भारत के इतने सारे रुपए हमने सिर्फ बाढ़ में बहा दिए हैं या बह गए हैं। सोचिए, अगर ये नुकसान नहीं होता या इस नुकसान को हम बचा पाते तो हम क्या क्या कर सकते थे। हमने इसका एक छोटा सा हिसाब लगाया है। 547 लाख करोड़ रुपए से 12वीं तक के 2 करोड़ स्कूल बन जाते हमारे देश में। एक से लेकर 12 तक का एक स्कूल बनाने में 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बाढ़ और भूस्खलन भारत को सिर्फ आर्थिक चोट ही नहीं पहुंचाते, बल्कि ये लाखों लाख लोगों को बेघर भी कर देते हैं। हर साल ये लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं बाढ़ की वजह से, भूस्खलन की वजह से। उनके घर बार तबाह हो जाते हैं, बाढ़ सब कुछ बहा कर ले जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत को हर साल प्राकृतिक आपदा से 5,626 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। 20 लाख लोग जो हैं वो हर साल बेघर हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं। औसतन 1700 लोग हर साल प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये सब कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश में, और हमारा देश ये सब सह रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में लगातार लैंडस्लाइड होती है, बाढ़ आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक में भूस्खलन से जबरदस्त तबाही मचती है, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही मच रही है। तस्वीर कौन भूल सकता है जब पिछले हफ्ते किन्नौर में पहाड़ों से पत्थर तोप के गोले की तरह पुल पर गिर रहे थे। अगर कहें कि मानसून हिमाचल प्रदेश की परीक्षा ले रहा है, तो क्या अब उसकी वजह देखिए। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद से रास्ते तबाह हो गए हैं। बीमार और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि कब कौन बह जाएगा कहा नहीं जा सकता। आपने देखा कि कैसे इस घायल युवक को नाला पार करवाते वक्त 3 नौजवान पानी में बह गए। वो तो आसपास खड़े लोगों ने सजगता दिखाई और किसी तरह से तीनों युवकों को बचा लिया, वरना पानी इतना तेज था कि किसी का पता भी नहीं चलता। की तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें पुल बहने के बाद एक जख्मी को डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू करवाया। नाले में पानी की रफ्तार को देखते हुए इसे पैदल पार करना नामुमकिन था, लिहाजा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने नाले के दोनों किनारे पर सीढ़ी रखी और फिर स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी को इस तरह से उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया। इस दौरान सीढ़ी के दोनों तरफ रस्सी की अस्थायी बैरिकेडिंग बनाई गई, ताकि संतुलन बिगड़ने पर रेस्क्यू के काम में लगे ये लोग इसे पकड़ सके। स्ट्रेचर पर लेटे इस जख्मी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही और उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद अचानक नाले पानी से लबालब हो गए, इसीलिए आम से लेकर खास को इसी तरह से अस्थायी पुल से नाले को पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा हैं, जिन्होंने इस तरह से नाले को पार किया। हिमाचल प्रदेश के केलांग उदयपुर सड़क पर शाशा नाले पर भारी बाढ़ से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे करीब 241 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके किरतिंग पहुंचा दिया गया। ये पूरा अभियान मारकंडा की निगरानी में अंजाम दिया गया और इसी दौरान मंत्री के नाला पार करते हुए ये तस्वीर देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति इस वक्त कुदरत की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, जिसमें लैंडस्लाइड तस्वीरें हैं, जहां पर समय रहते 15 परिवारों को लैंडस्लाइड से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।
अब हिमाचल प्रदेश की मंडी को देखिए, जिसके रामनगर में 6 गाड़ियां भारी बारिश के कारण पार्किंग की टीन शेड और पिलर से दब गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश बाढ़ और भूस्खलन की वजह बन रही है। ये तस्वीर उधमपुर में लैंडस्लाइड की है, जिसकी वजह से सड़क बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इधर चंबा में फ्लैश फ्लड से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे रास्ता बंद हो गया। नाले पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, जिसमें बहने वाला पानी लोगों को डरा रहा है। पूर्व में भी खिसकते पहाड़ तबाही का सबब बन रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग है, जिसके पास रंगपो में भारी बारिश के कारण पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका आता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। पहाड़ के दरकने से सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच मुसाफिर पैदल ही रास्ता तय करते नजर आ रहे हैं। दार्जिलिंग से कायश अंसारी के साथ सत्येंद्र चौहान, लाहौल स्पीति, आज तक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पुल बह गया है और ये पुल अचानक से फ्लैश फ्लड आया और ये सब भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुआ। लोगों को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते ये पुल बह गया। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।